जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं और मेरी पत्नी हमारा विवाह हुआ था 1991 में। और हमें कोई संतान नहीं थी। तो जैसे हुआ करता है कि जगह जगह से इलाज करवाना, जगह जगह टेस्ट करवाना, जगह जगह माथा टेकना, जगह जगह से मांगना, कभी किसी मंदिर, कभी किसी मंदिर, कभी किसी हॉस्पिटल, कभी किसी हॉस्पिटल। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा जो एक इंटरेक्शन हमारे मामा जी ओबराय साहब हुआ करते थे, गुरु जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। तो उनका कहना था कि गुरु जी के दरबार में चलो आप मेरे साथ। गुरु जी के दरबार में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, और गुरु जी ने जो वाक्य कर दिया वह सत्य होके ही रहेगा। तो इस तरीके से एक प्रयोजन बनता रहा, फलीभूत नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जब तक गुरु जी की इच्छा ना हो कुछ भी हो नहीं सकता। तो शायद उनकी उस समय तक इच्छा नहीं थी, और ये सब बातें सन 95 96 से चल रही थी। मामा जी जुड़े हुए थे गुरु जी के चरणों से, और उनका एक अनूठा सत्संग है कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि ओबराय साहब आपका तो बाईपास सर्जरी होगी और आप फलां दिन को एडमिट हो जाइए। तो चूंकि गुरुजी को मानते थे, तो जाके उन्होंने मन में ऐसा विचारा कि मैं जाके गुरुजी से आशीर्वाद ले लेता हूँ कि मेरा बाईपास जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो ठीक ठाक हो जाए। तो जाके संगत में बैठे, और छुट्टी होने के समय उन्होंने कहा गुरुजी मेरा बाईपास होना है, मेरे हार्ट की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तूने बहुत दिन से मेरे चरणों की सेवा नहीं की, तू बैठ और मेरे चरण दबा। तो वो बैठ गए। मन में हालांकि जिस व्यक्ति का अगले दिन बाईपास के लिए एडमिशन होना हो हॉस्पिटल में, क्या सब चलता है तो हम साधारण मानव हैं, हम नहीं उतना जल्दी समझ पाते कि गुरुजी क्या कर रहे हैं और गुरुजी कहाँ तक है, क्योंकि हमारी तो सीमाएं बंधी हुई हैं, और हमारी सीमाएं जो बंधी हुई हैं बहुत छोटी हैं। तो वो चरण दबाते रहे, बीच बीच में रुक के कहें कि भाई गुरुजी छुट्टी। गुरुजी कह रहे अभी नहीं हुई, अभी तो चरण दबा। तो चरण दबाते 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 अच्छा खासा समय हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, छुट्टी हो गई, अब तुम जाओ। तो मामा जी ने सामने से कहा कि गुरुजी आशीर्वाद तो दे दीजिए कि मेरा बाईपास ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुजी ने कहा बाईपास ते मैं तेरा कर देता है, जा ऐश कर, जाके विस्की पी। क्योंकि गुरु जी को सभी की सभी हैबिट, सभी हरकतें और सभी आदतें अच्छे से मालूम हैं। और उनके सामने जाने में सबसे बड़ा भय यही है कि अगर वो मेरी अच्छाइयाँ जानते हैं, मेरी बुराइयाँ जानते हैं, और मैं क्या हूँ, और मैंने क्या क्या किया है, और क्या क्या करने का इरादा भी कभी किया है, तो वो सब क्या है। इसलिए वहां पे जाके अपने आप से अलग कुछ बन के दिखाना, अपने आप से, अपनी बेसिक नेचर से डिफरेंट एक्ट करना महामूर्खता है। आप जो हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, गुरु जी को सब विदित है। अब मामा जी आशीर्वाद लेके चले गए। विस्की तो खैर क्या पीनी थी, क्योंकि मन में टेंशन थी कि सुबह एडमिट होना है। तो जाके प्री एडमिशन टेस्ट करवाए। तो प्री एडमिशन टेस्ट इस तरीके के रिजल्ट्स आए जैसे कि एक बहुत स्वस्थ मनुष्य का हार्ट होता है, उस तरीके से उनका हार्ट बिहेव कर रहा था। तो जाके रिपोर्ट्स दिखाई डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है तुमने बहुत अच्छे से आराम किया है, तुम जाओ सारा दिन अपना नॉर्मल काम करो, एक्सर्शन करो, और शाम को फिर से टेस्ट कराओ, क्योंकि ये वाले टेस्ट के आधार पे तो हम तुम्हें भर्ती नहीं कर सकते, तुम्हारा बाईपास नहीं कर सकते। तो उन्होंने सारा दिन भाग दौड़ की, अपना रूटीन में काम किया, चले फिरे, शाम को जाके फिर टेस्ट कराए। और टेस्ट की रिपोर्टें फिर भी वैसी थी, क्योंकि हृदय का इलाज तो हृदय के मालिक ने कर दिया था। अब डॉक्टर को दिमाग में आया कि ये तो शायद जो पहले टेस्ट करवाए थे, जिनके आधार पे बाईपास प्रेस्क्राइब किया गया था, वो रिपोर्टें शायद गलत थी। उसे क्या पता कि बीच में गुरुजी ने कृपा कर दी, गुरुजी ने मेहर कर दी, और एक रुग्ण हृदय को स्वस्थ हृदय में बदल दिया। डॉक्टर साहब की
मामा जी से बातचीत हुई, उन्होंने डिवाइन इंटरवेंशन के विषय में बताया। अब डॉक्टर अपनी जिंदगी में खुद भी बहुत व्यथित था, बहुत दुखी था। तो ही सेड कि मैं आपके साथ आपके गुरुजी के पास चलूंगा। अब डॉक्टर को लेके जब गए, तो डॉक्टर के जीवन का एक ऐसा राज था कि उसने विवाह किया था, कोई आउट स्टेशन की लेडी थी, उससे विवाह किया था, बनी नहीं, और बनने के बाद बहुत झगड़ा हुआ। देन डिवोर्स हुआ। उस डिवोर्स की सेटलमेंट में ही पेड सम 7 lakhs, विच वाज अ बिग अमाउंट इन दोज डेज। ये 90s की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब एक्चुअली तो उसी मूड में थे कि भाई मैं टेस्ट करता हूँ, ये व्यक्ति मुझे कह रहा है कि मात्र पैर दबाने से और गुरुजी के कह भर देने से कि जा तेरा बाईपास कर दिया, ये क्योर हो गया। बट लेट मी फाइंड आउट कि गुरुजी क्या है, कितने हैं। तो जाके जैसे ही उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, तो गुरुजी ने कहा कि 7 लाख रुपए दे के तूने जान छुड़ा ली है। अब ये फैक्ट कि उसकी जान छूटने में उस लेडी से 7 लाख रुपए दिए गए थे, उसके अतिरिक्त और उस लेडी के अतिरिक्त किसी को पता नहीं था। इवन उसकी मदर जो उसके साथ रहती थी डॉक्टर के, उसे भी नहीं मालूम था। अब उसके पास प्रश्न खत्म हो गए और गुरुजी के चरणों में लौटने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह गया। तो इस पर्सपेक्टिव में, इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड के साथ मामा जी हमें कहा करते थे कि आप चलो। तो मेरी पोस्टिंग J&K में थी, 97 से लेकर 98 मिडिल तक। और वहां से लौटने पे जब मैं यहाँ ज्वाइन करना था, अगले दिन अचानक से मामा जी का फोन आता है कि गुरुजी दिल्ली आ गए हैं, चलो आज चलते हैं, जाके माथा टेक के आते हैं। जून 98 की बात है। तो हम गए, थोड़ा लेट हो गए थे, वहां गए तो अब गुरुजी को, आप एक्सपेक्टेशन गुरुजी शब्द और बहुत शक्तिशाली और ये सबसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई कोई साधु बाबा, बड़ी सी दाढ़ी, मूंछ वाले, और उस तरीके से। और गुरुजी को आप देखो तो एज सिंपल एज एनी ह्यूमन बीइंग, और सादगी में क्या छुपा था वो तो अब हम सबको विदित है। तो पहुंचे वहां पे, जाके माथा टेका तो गुरुजी का आदेश हुआ कि पहले लंगर कर लो फिर बात करते हैं। तो जाके लंगर किया। उसके बाद गुरुजी ने कहा जाओ छुट्टी हो गई, मेरे बर्थडे पे आना। इस बारी रैंच में मनाया जा रहा है। रैंच एक फार्म हाउस है एम्पायर स्टेट के नजदीक ही। तो ऐसा हुआ कि हम लौट के उस दिन आए घर, और अगले दिन सुबह मैं ज्वाइन करने गया और वहीं से मुझे ऑर्डर हो गया कि आप दोबारा J&K चले जाओ, जिसको आपने चार्ज हैंड ओवर किया था। जो व्यक्ति को हमने वहाँ पे लोकेशन इंचार्ज बनाया था, उससे कुछ गड़बड़ हो गई और बहुत सीरियस एक कंप्लेंट आई है। तो उस कस्टमर को वापस प्लीज करना है, उसे ऐसी सर्विस देनी है कि वो कंप्लेंट वापस ले ले और हमसे अपना बिजनेस वापस ना छीने। तो मैं चला गया। मेरे चले जाने के बाद परिवार के लोग, मेरी पत्नी, माता पिता गुरुजी के बर्थडे पे गए। और फोन पे जब बात हुई तो कुछ वृत्तांत उन्होंने बताया कि कितने हजारों लोग वहां पे एकत्रित थे, गुरुजी ने अपने हाथों से प्रसाद बांटा और वो सब बातें। हालांकि बहुत विस्तार से बात नहीं हो पाई क्योंकि फोन, और वो भी J&K से, आप समझ सकते हैं, और लेट 90s की बात। तो वहां पे जाके अब वन में गुरुजी के दर्शन कर लेने के बाद एक अजीब सा उत्साह, एक डीप एंथुजियाज्म, एक स्पिरिट जो है वो मन में आ गई। और उस स्पिरिट के तहत, उस विश्वास, उस संबल के तहत मैंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे से काम किया। बहुत डिफिकल्टीज थी, लेकिन जैसे भी हो, गुरुजी पे विश्वास रखते हुए उन सब डिफिकल्टीज को ओवरकम किया। कस्टमर बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता था कि हम उसे किसी चीज के लिए मना करें, उसे कोई सर्विस ना मिलने पाए, क्योंकि वो ऐसे आवर्स में भी सर्विस मांगता था जब स्टाफ नहीं होता था, तो खुद से करने की भी नौबत आ जाती थी। तो वो सब करते कराते ये हुआ कि आफ्टर अबाउट 3 वीक्स, 20-25 डेज, कस्टमर के लोकेशन हेड ने बुलाया और कहा कि वी आर वेरी हैप्पी विद योर सर्विस, तो वी वांट टू गिव यू एन अप्रिसिएशन लेटर। मेरा तो प्रार्थना थी कि आप अप्रिसिएशन तो दीजिएगा, पर पहले कंप्लेंट तो विड्रॉ कर लीजिए। तो उसने दोनों काम किए और हमारे हेडक्वार्टर में बताया कि भाई वी हैव नेवर गॉट सच गुड सर्विस। और इतनी रिमोट जगह में इतना कुछ कर पाना किसी भी फ्यूल वेंडर के लिए बहुत कठिन है, लेकिन आपकी टीम ने कर दिखाया है। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी विड्रॉ आवर कंप्लेंट एंड वी आर अबाउट टू इशू एन अप्रिसिएशन लेटर। तो ये सब होने के बाद जो है, मैं लौट आया। लौट के आने के बाद पता चला कि घर के लोग जाते रहे हैं, बर्थडे
का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। ये बताया कि जाके संगत में बैठते हैं और वहाँ पे कुछ उसूल हैं। सबसे पहला उसूल ये है कि आपने खुद से जाके गुरुजी से बात नहीं करनी। जब आपको बुलाया जाए, पूछा जाए, तभी जाना है। जाने लगे, जैसे संभव हो पाता था जाके बैठते थे संगत में। और एक दो दफे ऐसा हुआ कि लगा गुरुजी इशारा कर रहे हैं आने के लिए, और उठ के खड़ा हुआ तो गुरुजी ने कहा, नहीं तेनू नहीं बुलाया, तुझे नहीं बुलाया है। और जिस दिन उन्होंने वास्तव में बुलाया, उस दिन भी यही लगा कि आज भी शायद रेपिटेशन ही है उसी चीज की, कि जिस चीज में ये होता था कि भाई मुझे लगता था मुझे बुलाया है और मैं उठ के खड़ा हूं, तो लेकिन साथ वाले जो संगत जन थे उन्होंने कहा कि तुम्हें ही बुला रहे हैं, जाओ। मैं गया, जाके चरण स्पर्श किया। गुरु जी का चेहरे का तेज पहली दफे इतनी नजदीक से देखा, और उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता क्यों। तो गुरु जी ने छूटते ही पूछा, थे क्यों आया है, यहाँ क्यों आया है? तो मुंह से निकला, गुरु जी औलाद नहीं। तो गुरु जी ने कहा, हो जाएगी फिर भाग जाए यहाँ से, ते हो जाएगी फिर भाग जाए तू। अब जो परिस्थिति मैंने आपको बताई कि गुरुजी के तेज के सामने, उनकी पर्सनैलिटी के सामने कुछ बोल पाना, कुछ हिल पाना, कुछ भी बहुत कठिन था। लेकिन जब वही शक्ति दें तो ये सब संभव हो जाता है। तो मुंह से एकदम यकायक निकला कि गुरुजी भज्जन ले नहीं आया, आई हैव नॉट कम टू रन अवे गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उतनी प्यारी मुस्कान मैंने जीवन में नहीं देखी। और कहा कि फिर हर 8वें दिन आते रहो, नथिंग हैपन्स बाय चांस। और गुरु जी के विषय में तो ये है कि वो जानी जान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है। उन्हें सब पता होता है और उनके पास से कुछ छुपा नहीं है, और कुछ भी कर सकते हैं। अब कहानी ये थी कि जब 98 में हम उनकी संगत में जाना शुरू हुए, तो मैं शिफ्टों में काम करता था। तो 2 दिन सुबह की, 2 दिन दोपहर की, 2 दिन रात की, और उसके बाद 2 ऑफ होते थे। सिर्फ पहला ऑफ, जिस दिन आप नाइट ड्यूटी करके आए हैं और अगले दिन आपने ड्यूटी पे नहीं जाना, उसी दिन संभव था कि गुरुजी के संगत में जाके बैठ पाए, क्योंकि संगत का समय था 7, 7:30 बजे से लेकर रात को 11, 12, 1, कई दफे 2, 2:30 बजे तक भी छुट्टी होती थी। तो समझ आ गया कि 8 दिन का जो आदेश हुआ है, ये मेरी परिस्थिति, मेरे ड्यूटी का जो चक्र है, उसको अच्छे से जानने के बाद ही हुई है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो उसके बाद हम हर 8वें दिन जाते रहे, और बार बार मन में आता था कि गुरुजी कब कृपा करेंगे, कब उनकी तरफ से आदेश होगा। इस दौरान कई चीजें हमारे जीवन में बेहतर होती रही, फिनेंसेस सुधरते रहे, परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा पहले से, और पत्नी की जॉब जो है एज अ लेक्चरर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगी, बाद में परमानेंट भी हुई। तो उस दौरान लेकिन हम लोग जो क्या कहते हैं, जिस दात के लिए जाते थे, जो हमें औलाद की दात चाहिए थी गुरुजी से, उसका जिक्र नहीं होता था। मीनवाइल संगत से बात करने से ये पता चला कि भाई आप अपना कर्म कीजिए, गुरुजी जब कर्म करेंगे यानी कि आशीर्वाद देंगे, तो आपको कर्म करने से तो पीछे नहीं हटना। सो वी केप्ट ऑन टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो एक समय आया कि मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, मेरे नाम को शॉर्ट लिस्ट किया गया मिड करियर एमबीए के लिए, और बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम था जो कंपनी में रन किया जाता था विद फैकल्टी हेल्प फ्रॉम आईआईएम्स एंड एमडीआई एंड ऑल टॉप इंस्टीट्यूट्स। तो उसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया और कहा गया कि भाई अगर आप इच्छुक हैं एग्जाम देने के, तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। मैंने घर पे आके पत्नी से बात की, तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे अच्छा यूं नहीं लगा कि हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, गुरुजी से भी माथा टेकते हैं, ट्रीटमेंट भी कराते हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप 1, 1.5 साल के लिए चले जाएंगे, और ये सारा प्रोसेस जो है ये डिले हो जाएगा। तो तब तक इतनी तो समझ आ चुकी थी कि जो समझना आए वो गुरुजी से पूछ लो। मैंने कहा चलो गुरुजी से पूछ लेते। तो संगत में बैठे थे, लंगर का समय हुआ, बीच में छोटा सा जो गैप था कि फर्स्ट लॉट के लोगों ने लंगर करना शुरू किया, तो मैंने जाके गुरुजी का माथा टेका, पत्नी साथ साथ आ गई। तो मैंने कहा गुरुजी एमबीए के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है, एंट्रेंस दे दूं? तो गुरुजी ने छूटते ही कहा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, मौका बार बार नहीं मिलता, तो एग्जाम दे दे। और बाद में
समझ आया कि ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि जिस तरीके की सर्कमस्टेंसेस बाद में हुई, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग भी होना मुश्किल हो जाता उसके बाद। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद ये हुआ कि र्यूमर लिस्टें निकलती रही जिनमें लोगों के कथन अनुसार मेरा नाम नहीं था। और मैं पत्नी को ये बोल के प्रसन्न करता रहा कि भाई र्यूमर लिस्ट निकली है, उसमें मेरा नाम नहीं है। जबकि मन में विश्वास था कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, गुरुजी ने आदेश दिया है कि भाई आप एंट्रेंस दो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सफल ना हो। और हम साइमल्टेनियसली जो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो एक थोड़ी इनएक्सपेंसिव सस्ती टेक्निक की इंट्रायूटरीन इंसेमिनेशन की, जो कि डॉक्टर ट्राई कर रही थी और 2 दफे ट्राई कर चुकी थी और वो कामयाब नहीं हुई थी। अब डॉक्टर का कहना था कि ये अगर तीसरी दफे हम करते हैं और कामयाब नहीं होता तो आपको इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा, जो टेक्निक है काफ़ी एक्सपेंसिव और महंगी थी। और फ्रैंकली हमारे कैपेबिलिटी से, हमारी जो है पैसे देने की जो औकात थी उस समय, उसके हिसाब से हमारे बस के बाहर की बात थी। तो तीसरी दफे आईयूआई ट्राई करने के लिए हम गए हॉस्पिटल में। एक सैंपल दिया, जो कि लैब टेक्नीशियन ने कहा कि ये सैंपल ठीक नहीं है, आप रिपीट सैंपल दो। अब उस पर्पज से कि आईयूआई करवा के फिर ऑफिस जाना, मैंने आधे दिन की छुट्टी ले रखी थी। मैंने ऑफिस में कॉल, जब उसने रिपीट सैंपल की बात की तो मैंने कहा, ऑफिस में कॉल किया कि भाई ऐसे 3 घंटे 4 घंटे और लगेंगे, तो आज आ नहीं पाऊंगा। तो जो कंट्रोलिंग बॉस था उसने कहा कि नहीं, आना तो है, चाहे आप आखिरी आधे घंटे के लिए आइए, लेकिन आपको ऑफिस आना पड़ेगा। जैसा हुआ कि जाना पड़ेगा तो जाएंगे, अब ऑफिस का आदेश तो माना नहीं होता। तो सेकंड सैंपल दिया, सेकंड सैंपल के साथ आईयूआई कराया गया। और मैंने वाइफ की एक कलीग को बुलाया कि भाई आप आइए, इन्हें घर छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे दफ्तर जाना ज़रूरी है, क्योंकि तब तक काफ़ी समय हो चुका था। और मैं ऑफिस चला गया। अब ऑफिस चला गया तो बॉस कहता है, देखो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एमबीए में, और जल्दी बताओ तुम ज्वाइन करोगे कोर्स या नहीं ज्वाइन करोगे। तो मैंने कहा जी कुछ टाइम दिया हुआ है, कोई टाइम लिमिट है, कोई डेट है? हाँ हाँ, 3 दिन 4 दिन का टाइम और है। हालांकि मुझे कोई फायदा नहीं है, बॉस कह रहा है कि मुझे कोई फायदा नहीं है, अगर तुम जाओगे तो तुम चले जाओगे, नहीं जाओगे तो मेरा एक और सबॉर्डिनेट है, वो वेट लिस्ट में पहले नंबर पे, वो एक्टिवेट हो जाएगी तो वो चला जाएगा। एक तो मेरे सबॉर्डिनेट कम होना ही है साल भर के लिए। सुन लिया, लौट आए। आके घर में उस दिन नहीं बताया, मैंने अगले दिन बताया। तो अगले दिन बताने पे अब फिर वही बात की, जो समझ ना आए वो गुरुजी से पूछो। अगले दिन संगत का दिन था, हम गए, गुरुजी को माथा टेका। मैंने कहा गुरुजी एमबीए में सिलेक्शन हो गया। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं फिर ते कल्याण हो गया। मुझे थोड़ा विचित्र लगा कि मैंने बताया कि सिलेक्शन हो गया और गुरुजी कह रहे हैं फिर तो कल्याण हो गया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कल्याण कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, ये हम लोगों को समझ आने में अभी समय था। और गुरुजी तो सारी तकदीर लिखते हैं और सारी तकदीर दोबारा भी लिख देते हैं और तीसरी बार भी लिख देते हैं और बदल भी देते हैं जब उनकी इच्छा होती है। तो मैंने सिलेक्शन के बाद फिर हम ही भर दी, कंसेंट दे दी और ज्वाइन कर लिया कोर्स। जब पहली ब्रेक हुई 2 हफ्ते के बाद, तो मैं घर लौट रहा था, तो पत्नी का फोन आया रास्ते में कि एक प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट ले आइएगा, इस पर ही मैंने पीरियड्स मिस किए हैं अभी तक। तो मैं ले आया और 2 जून सन 2000 को शी टेस्टेड पॉजिटिव। अब हमारा ये हाल कि मतलब आप लगाइए कि 91 से 2000 कितना समय होता है, ये हमें विश्वास ना हो। और चूंकि गुरु जी के किए हुए वाक्य से, गुरु जी के दिए हुए आशीर्वाद से ये अनुकंपा हुई, ये कृपा हुई। हम कभी उनकी फोटो को चूम रहे हैं, कभी उनसे बातें कर रहे हैं, कभी उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कभी आंसू छलक रहे हैं खुशी के मारे। तो मन में ऐसा धारा कि भाई शाम को जाएंगे गुरु जी के चरणों में माथा टेकेंगे। पति ने कहा कि आई विल ब्रेक द न्यूज टू हिम, मैं उन्हें ये खबर बताऊंगी। जबकि ये मेरी और मेरी पत्नी की, बल्कि सब संगत की कई दफे रिपीट हुई मूर्खता है कि जो विधाता है, जो करने वाला है, जो करता है, उसको आप तो माध्यम भी नहीं हो। आप क्या हो? आप बहुत तुच्छ और क्षुद्र हो। आप क्या उन्हें बताओगे जो सब कुछ जानता है? तो जाके माथा टेकने के लिए लाइन में खड़े थे, इससे पहले कि हमारी बारी आती, गुरुजी ने पत्नी की तरफ देख के कहा कि मैनू सब पता है, हले किसी ਨੂੰ नहीं दसना, मैं तेनू दसांगा कि कदों सबनों ਇਹ ਗੱਲ सुनानी है। तो एक बार फिर
गुरुजी ने हमें समझा दिया बड़े स्पष्ट और आसान तरीके से कि मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मेरे वश से कुछ बाहर नहीं है, जो मैं करता हूँ वो होता है, जो मैं कहता हूँ वो होता है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि ये सब देखते हुए, ये सब जानते हुए, ये सब तजुर्बा करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए, गुरु जी की सिंप्लिसिटी और अपने आप को कभी संत महात्मा भी ना कहना, सिर्फ मात्र कभी कोई रेफर किया तो बहुत हुआ तो महापुरुष कह देना अपने आप। इट ऑलवेज केप्ट, पता रहा हमेशा कि उन्होंने कभी ऐसा प्रकट नहीं होने दिया कि वो क्या है, कहाँ तक है। और इंसान का तो ये है कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसको देखा नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो हम तो उनको देखते थे, इसलिए खुदा कहने में संकोच, शर्म या पर्दा आ ही जाता था, जबकि खुदा हमारे सामने था। और वैसा संयोग, वैसा अवसर जीवन में क्या कई कई जन्मों में और कई कई युगों में दोबारा दोबारा नहीं होता। तो वंस शी कंसीव्ड एंड आई वाज डूइंग एमबीए, तो ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि थोड़ा कठिन हो रहा था उसके लिए। घर से कॉलेज जाना, पढ़ाना, वापस आना, ड्राइव करना पड़ता था। तो अब संयोग देखिए कि एक उसकी कलीग के हस्बैंड की पोस्टिंग विदेश हो गई, एंड शी डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। उसने ऑफर किया कि आप मेरे घर में रह जाइए, जो अलाउंस मेरे से चार्ज होता है वो आप पे कर दीजिएगा। तो हाउ कन्वीनियंट गुरुजी मेड इट फॉर माय वाइफ टू कैरी दैट प्रेशियस प्रेगनेंसी, कि कॉलेज में ही घर मिल गया। 100 कदम, 200 कदम पे चल के जाना है, क्लास पढ़ानी है, वापस आना है, रेस्ट करना है, खाना पीना है। वीकेंड के वीकेंड आई यूज टू कम एंड वी यूज टू गो टू आवर प्लेस। तो इस तरीके से बहुत आसान और बहुत कन्वीनियंट, कंफर्टेबल तरीके से उसकी प्रेगनेंसी बीती। ऑन 31st January 2001 वी वर ब्लेस्ड विद आवर एल्डर सन पौरुष। और उसको 40 दिन का होने पे हम लेके गए गुरुजी के चरणों में माथा टिकाने के लिए। तो 40 दिन का वो बच्चा माथा टेका, और गुरुजी सीधे मेरी पत्नी से कहते हैं, पूनम आंटी मुंडा हो ले ले। अब इन दोज टाइम्स, मतलब जब आप एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं, 6 साल, 7 साल, और फिर आपको एक संतान प्राप्ति गुरुजी के आशीर्वाद से हुई है, तो आपका दिमाग तो कंडीशनड है। आपको लगता है कि वही सब दोबारा होगा, आपको फिर से हार्मोन के इंजेक्शन लगेंगे, आपको फिर से प्रोसीजर्स में जाना पड़ेगा, आपको फिर से रिपीटेड टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो शी डिड नॉट आंसर। अब उसके बाद एक रूटीन बन गया कि जब भी हम जाएं, गुरुजी कहें पूनम आंटी मुंडा हो ले ले, एंड शी वोंट आंसर, thinking about all that process, all those difficulties, all those things that are going to happen before this blessing comes true. इस दौरान क्या हुआ कि मेरी एमबीए खत्म हो गई, और मेरी एमबीए खत्म होने पे ये हुआ कि एक पोस्टिंग ऑर्डर दे दिया गया वेस्ट बंगाल जाने के लिए। और वेस्ट बंगाल में भी एक ऐसी लोकेशन जो कि स्टाफ की एजिटेशन, स्टाफ की नॉन कोऑपरेशन और स्टाफ की मिलिटेंट टाइप की नेचर के लिए बहुत इनफेमस थी। कोशिश करते रहे पहले, एक हमारे दूर के रिलेटिव थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस समय, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की कि भाई इसका कुछ करवा दीजिए, परंतु ऑर्डर जो था वो डायरेक्टर का साइन किया हुआ था। और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि आई कैन नॉट गो टू डायरेक्टर एंड टेल हिम बिकॉज ही इज़ अ वेरी हार्श मैन, एंड मुझे भी डांट पड़ेगी, मुझे, मैं नहीं जाके तुम्हारा केस प्लीड करता। अब जब सब तरफ से सहारा छूट जाए, सब तरफ से आस खत्म हो जाए, तो एक आस तो फिर भी है, गुरुजी की आस। तो जाके संगत में बैठे, माथा टेक का छुट्टी देने के समय मैंने कहा गुरुजी ट्रांसफर ना वेस्ट बंगाल हो गया। तो गुरुजी हंसते हंसते कहते जाओ फिर पात मच्छी खाओ। मैंने कहा गुरुजी मैं तो ये सब खाता नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। चलो चलो जाओ, छुट्टी हो गई। तो मैं चलने लग गया, थोड़ी दूर जाके रुक गया। पत्नी ने माथा टेका तो गुरुजी ने अपना सेम वाक्य दोबारा कहा कि पूनम आंटी मुंडा होर ले ले फिर ना कहीं। तो शी सेड कि गुरुजी अगर ये चले जाएंगे तो मुंडा कैसे दोगे। गुरुजी हंसने लग गए और हंस के कहते हैं ओ हो, ओ आईओसीएल वाले सेठ ही, इंडियन ऑयल वाले सेठ ही, ए तरह इतने टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, जा तेरा ऑर्डर ट्रांसफर था कैंसिल कर देता। हमने माथा टेका और आ गए। अब तब तक विश्वास गुरुजी पे इतना था कि पता है कि उनका
कथन हो गया, उन्होंने वाक्य कर दिया, तो वो होके रहेगा। सो नेक्स्ट वर्किंग डे व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस, तो किसी ने कहा कब रिलीव होके जा रहे हो? मैं कहा मैं तो जा ही नहीं रहा, मेरे तो ऑर्डर ही नहीं रहने ये वाले। उसने कहा कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बड़ी टफ लोकेशन मिली है उसके कारण। मैंने कहा ठीक है। मन में सोचा कि हमारी सबसे ऊंची सरकार ने जब कह दिया है तो उसके सामने तो कुछ हो नहीं सकता। तो जिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मैंने रिक्वेस्ट की थी और जिन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्टर को फेस नहीं कर सकता, थ्रैश मी एंड अब्यूज मी फॉर मेकिंग सच अ प्ली, उनसे मेरी मुलाकात होती है एक ऐसी जगह जहां ही इज नॉट सपोज टू बी देयर, आई एम नॉट सपोज टू बी देयर, ऑफिस के एक ऐसे फ्लोर पे जहां उनका कोई काम नहीं, मेरा कोई काम नहीं। मैं इंसिडेंटली लिफ्ट से उतर के उस फ्लोर पे चले जाता हूँ। तो वो मुझे दूर से देख के ही कहते हैं, अरे भाई मैं नहीं डायरेक्टर से जाके तेरे लिए बोल रहा हूँ, चल तू ऐसा कर, जो कुछ तेरी दिक्कत है ना, तू लिख के मेरे को फैक्स करते। वो उस जमाने में फैक्स हुआ करता था। और मैं वापस हेड ऑफिस जाऊंगा 3 दिन बाद, और तब मेरे को कॉल करके याद करा दियो, मेरी सेक्रेटरी को कॉल करके याद करा दियो कि भाई ये काम मैंने देखना है। तो मैंने लिखा, और लिखने के बाद वही सब बताना पड़ा कि पिताजी को डिप्रेशन है, भाई कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट पे बाहर गया हुआ है 3 साल के लिए, और बच्चा मात्र 5 महीने का है। तो ये सब कठिनाइयां, ये सब सर्कमस्टांसेस लिख के मैंने फैक्स कर दिया। और वो जब गए तो वहां फोन कर दिया। अब उन्होंने डायरेक्टर से तो नहीं बात की, बट एचआर में बात की। तो 6 तारीख शाम को कॉल आती है ऑफिस में कि तुम जहां काम करते थे ना वहीं वापस ज्वाइन कर लो। मैंने कहा जी ऑर्डर? कहते जी ऑर्डर वहीं रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, बट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने कहा है कि ही हैज अरेंज दैट यू वर्क, कंटिन्यू टू वर्क वेयर यू वर वर्किंग इन दिल्ली। नेक्स्ट डे मैं गया, 7 जुलाई 2001 को मैंने वापस वही ऑफिस ज्वाइन किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि गुरुजी ने कहना जारी रखा पत्नी को कि पूनम आंटी मुंडा होर ले ले, फिर ना कहीं पूनम आंटी मुंडा होर ले ले, फिर ना कहीं। वन डे वाइल गोइंग शी सेड कि गुरुजी हर बार बोलते हैं और मैं कुछ जवाब नहीं देती, आप बताओ मेरे को क्या जवाब दूं? मैंने कहा जो तुम्हारी मर्जी वो जवाब दो। दैट डे जब गुरुजी छुट्टी दे रहे थे तो गुरुजी ने फिर से कहा कि पूनम आंटी मुंडा होर ले ले, फिर ना कहीं। तो शी जस्ट सेड गुरुजी जो आपकी इच्छा। एंड 2 days later, 3 days later, she again tested positive, this time without any treatment, without any procedure, without any medical intervention. गुरुजी आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप वो सब करते हो जो हम, और ऐसा भी नहीं कि हमसे कोई बहुत तकाजा हो। इस पे कुछ लिखा है मैंने कि उसने कुछ इस तरह से अपने मुरीदों को नवाजा है, मुरीद मतलब जो संगत है, उसने कुछ इस तरह से अपने मुरीदों को नवाजा है, रोज बढ़ती हैं नेमतें, रोज उसके दर पे बढ़ती हैं नेमतें, दुआ का भी ना होता तकाजा है। नेमतें गुरुजी बांटने पे आते हैं तो कोई अंत नहीं है। तो इस तरीके गुरुजी से नेमतें पाते पाते हम उस मोड़ तक पहुंचे थे। तो उसके बाद 2003 में मेरे ट्रांसफर ऑर्डर हुए बॉम्बे के। जाके गुरुजी को कहा कि गुरुजी ट्रांसफर बॉम्बे हो गई है। तो कहने बढ़िया है फिर जाओ। तो हमने मन बना लिया, लेकिन तब तक ये था कि 2 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी का साथ जाने का मुश्किल था कि उसकी जॉब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब करते हुए साथ नहीं जाना संभव है, तो मैं चला गया अकेले। और जब भी आता था दिल्ली तो गुरुजी के चरणों में माथा टेकने चला जाता था। फिर गुरुजी ने कहना शुरू किया, इन्हों भी ले जा बॉम्बे। सुन लिया जी, गुरुजी बोल दिया। मन में आए कि कैसे ले जाऊं, इसकी तो जॉब यहाँ पे है। फिर अगली बारी फिर कहे वे इन्हों बॉम्बे ले जा, नहीं तो मुंडा होर दे देगा। इतनी प्यारी धमकी, जो एक औलाद को तरसते थे उनको 2 देने के बाद भी गुरुजी कह रहे हैं कि इन्हों बॉम्बे ले जा, नहीं थे मुंडा एक होर दे देगा। देन वन डे ही टेल्स माई वाइफ, पूनम आंटी तेन पता है पीएचडी की फुल फॉर्म की होती है? तो शी गेव द स्टैंडर्ड फुल फॉर्म की डॉक्टरेट इन फिलोसफी को पीएचडी कहते हैं। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते पीएचडी मतलब पागल होने का डर। वापस लौटते समय कहते हैं कि गुरुजी ने ऐसे क्यों कहा कि पीएचडी मतलब पागल होने का डर? मैंने कहा यू डोंट ट्राई टू इंटरप्रेट इट, यू ट्राई टू थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज कनेक्टेड टू पीएचडी। तो शी सडनली was struck with the idea that if she registers for PhD, अगर उसका PhD में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो PhD करने के लिए लीव मिल जाएगी 2-3 साल की।
दैट्स हाउ गुरुजी ने उसके दिमाग में ये आइडिया डाला. शी अप्लाइड एंड इन अ रिकॉर्ड टाइम her registration happened and she was given leave to do PhD and my family joined me in Bombay. बॉम्बे में रहते रहते हम तो शायद अब भी उस समय को याद करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे के जिस परिवार को भेजा था, तो वहां पे 4-6 दफे संगत मेंबर्स भी आए हैं. और गुरुजी ने एक दफे एक संगत मेंबर को कहा कि जा वहां पे मिल के आइयो, और सेकंड फ्लोर पे है, और बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है. तो जब वो व्यक्ति आया, उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि सेकंड फ्लोर पे है और बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है, तो वी वर अमेज्ड कि आज कि आपने गुरुजी को बताया था. हमने कहा गुरुजी को नहीं बताया था, लेकिन तब तक इतना तो समझ आ चुका था कि गुरुजी को कुछ बताना नहीं होता. गुरुजी खुद सब कुछ जानते हैं, और गुरुजी बताएं तो उसे मानना होता है, क्योंकि जो वो बताते हैं वही सत्य होता है, या सत्य हो जाना होता है. कि कृपा का अंत ना पहले था, ना अब है, ना आगे कभी होगा. गुरुजी सत्संग करने में कोई त्रुटि रही हो, कोई कमी हो तो क्षमा कीजिएगा. जय गुरु जी.